नमस्कार दोस्तों, प्रकाश एजुकेशन हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे, प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 60 तक हमने प्रश्नों का हल किया था और तत्वीयवाद सारी चीजें बताई थी और पूरे पेपर को खोल करके बताया था कि अगर ऑप्शन सही होता है उसके बावजूद वो 3 ऑप्शंस होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं और वो किन चीजों से संबंधित है, इसके बारे में हमने पहले वाले जो पेपर थे उसमें विस्तृत चर्चा करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 61 जो ये कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक था। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें राजस्थान की जनसंख्या, ग्रामीण और लिंगानुपात तथा नगरीय लिंगानुपात के जो रेशियो जो आए थे उसका मैं एक बार आपको बताता हूं। राजस्थान का लिंगानुपात था 928। प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में जिलों में ग्रामीण, तो ग्रामीण में सबसे ज्यादा था पाली का जो 1003 था। इसके अलावा अगर बात करें नगरीय लिंगानुपात की तो वो था टोंक जो था 985। ये राजस्थान का सर्वाधिक ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात का जो दर्जा दिया गया था कि कौन से जिले को सबसे ज्यादा और कौन सा जिला कम है। तो हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस होता था सर इसमें पाली और चूरू। ये आरपीएससी के द्वारा एक गलत उत्तर का चयन किया गया था। ये पाली की जगह यहाँ पे टोंक आता और आरपीएससी ने इस प्रश्न को गलत माना था। और लेकिन आंसर जो होगा वो होगा पाली और टोंक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 928 राजस्थान का लिंगानुपात था, जिसमें ग्रामीण, जिसमें सबसे पहले पाली होता है, तो पाली का लिंगानुपात राजस्थान में सर्वाधिक 1003 था, जबकि टोंक जिले का सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात 985 रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 62। राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है। राजस्थान के संदर्भ की अगर बात करें तो अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सबसे ज्यादा बांसवाड़ा जिले में। बांसवाड़ा जिले की बात करें तो वहां पर 76.64% जनसंख्या सबसे ज्यादा निवास करती थी। अनुसूचित जनजाति के संदर्भ की बात करते हैं। इसके बाद में 70.8 पे नंबर आ जाता है डूंगरपुर का। उसके बाद में प्रतापगढ़ नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। जैसा कि इस प्रश्न में पूछा गया है, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत वाला जो जिला है वो डूंगरपुर है। तो इस आंसर हो गया इसका डूंगरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उत्तर दक्षिण गलियारे पे स्थित है। अगर गलियारे की बात करें तो अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। पूछा गया प्रश्न उत्तर दक्षिण गलियारा, ये कश्मीर कह सकते हैं या इसको कहेंगे श्रीनगर, नीचे कन्याकुमारी। चलिए ठीक है। उत्तर दक्षिण अगर गलियारे की बात कर रहे हैं तो एनएचए राजस्थान राष्ट्रीय सड़क एनएचएआई के द्वारा जो गलियारा शुरू करा गया था केंद्र सरकार के द्वारा, जो 18 दिसंबर 2003 का इसका शुभारंभ हुआ। इसका जो किलोमीटर की अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई थी 3806। और ये किन किन राज्यों और जिलों से गुजरता है, इसकी विस्तृत चर्चा हम लोग अभी करने वाले हैं। इसके अलावा वेस्ट टू ईस्ट, अगर वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो ये होगा पोरबंदर से लेकर और सिलचर आसाम में है। और इसका जो किलोमीटर होगा वो किलोमीटर होगा
3400 के आसपास। अब इसमें बात कर रहे हैं कि कौन सा गलियारे पर कौन सा जिला स्थित है, तो स्थित होगा आगरा। इस प्रश्न का उत्तर हो गया है आंसर आगरा। जो उत्तर दक्षिण गलियारे थे, उस गलियारे में कौन कौन से राज्य आते हैं? राज्य के अंदर सबसे पहले पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, यूपी, एमपी, कर्नाटक, इसके आगे यहां तक जाने के बाद में तमिलनाडु तक ये पहुंच जाता है। तो अगर लखनऊ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, ये नहीं होगा इसका। कोटा राजस्थान में यहाँ पर आता है, ये भी नहीं होगा। आगरा जैसा कि हम देख पा रहे हैं सेंटर में पड़ता है, तो आगरा आ गया, और कानपुर भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा, जो करेक्ट फॉर्म में होगा, वो होगा आगरा। चलिए बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है और सही उत्तर का चयन करते हुए नीचे दिए गए कूट में से उनको चुनना है। तो बात कर रहे हैं अभी, एक तो जिला राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहे हैं और उसके सामने उसका प्रमुख उद्योग। तो ये जिलों की सूची है, उसके सामने प्रमुख उद्योगों की सूची है। चलिए सबसे पहला विकल्प है उदयपुर, नंबर सेकंड पे नागौर, थर्ड वन भीलवाड़ा और चौथा कोटा। उदयपुर का संबंध किससे है? सब लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा उदयपुर में सीसा जस्ता होता है। नागौर की बात करें तो सफेद सीमेंट की यहाँ पे फैक्ट्री है, जेके सीमेंट की फैक्ट्री है जो गोटन में है। भीलवाड़ा हम सब लोग जानते हैं, भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी के नाम से विश्वविख्यात है और यहाँ पे सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा यहाँ पे पहले से ऑलरेडी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ से डेवलप्ड है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात और बताऊं कि यहाँ पे एक टेक्सटाइल सिटी तो है, इसके साथ साथ में यहाँ पर एक फैशन डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा राजकीय महाविद्यालय, जहाँ पे विद्यार्थियों को टेक्सटाइल के बारे में जानकारी अथवा उनको डिग्री और डिप्लोमा प्रदान किए जाते हैं। लास्ट वन हो गया कोटा। कोटा के अंदर सबसे ज्यादा उर्वरक और रसायन की जो फैक्ट्रीज है वो सबसे ज्यादा कोटा में स्थित है। तो हम अगर आंसर की बात करें, ए में 4, ओके, ए में 4, बी में 1, सी में 3 और डी में 2, तो हमारा आंसर हो गया 4th, जिसमें हमने ये पढ़ा कि उदयपुर जिले के अंदर सीसा जस्ता, नागौर में सफेद सीमेंट, भीलवाड़ा में वस्त्र उद्योग के बारे में जिक्र किया और लास्ट में कोटा जो रसायन का जो उद्योग है उसमें सबसे ज्यादा विश्वविख्यात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सम्मिलित करना है तथा साथ ही साथ उत्तर का चयन करते हुए नीचे दिए गए कूट को आपस में मैच करना है। अब हम बात करेंगे कि ये नदियां हैं और ये इनके साथ साथ इनकी सहायक नदियां हैं। गोदावरी, गोदावरी की बात करें दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में ये विख्यात है। गोदावरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोदावरी की जो सहायक नदी के रूप में हम बात करेंगे वो होगी पेनगंगा। महानदी की अगर बात करने वाले तो महानदी की बात करेंगे तो शिवनाथ नदी है, शिवनाथ नदी का बात कर रहे हैं, वो महानदी की भी एक सहायक नदी है। थर्ड वन है दामोदर, दामोदर का बाराबक्कर, बाराकर जो नदी है वो दामोदर नदी की है। और लास्ट में बच गया है कावेरी, कावेरी की एक अलग से नदी है जो सहायक नदी के रूप से जाना जाता है, वो है भवानी। मैं आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर और बताऊं, गोदावरी जो नदी है उसके साथ में पेनगंगा तो हमने जिक्र किया ही किया है, वेनगंगा भी है इसका। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मनेर और सबरी। मनेर व सबरी, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। मैंने आपको बताया कि पेनगंगा का ऑप्शन तो ऑलरेडी अपने पास में था, लेकिन इसके अलावा हम आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बताता हूँ कि अगर एग्जाम्स में इसी सवाल को अगर और ज्यादा तोड़ मरोड़ करके अगर पेश किया गया तो पेनगंगा के अलावा पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, मनेर और सबरी के नाम से भी जो ये जानी जाती है। इसके अलावा महानदी, महानदी की बात करते हैं, महानदी की बात में मैंने उत्तर बताया कि शिवनाथ तो है, इसके अलावा ईब, मार्ड, तेल, जोग, ईब, मार्ड, तेल,
व जोग जैसी सहायक नदियां भी महानदी की हैं। आगे की बात करें, दामोदर दामोदर नदी जो है उसमें बाराबक्कर और बोकारो, बाराकर और बोकारो, जिसका बोकारो हमने लिखाया नहीं था, बाराबक्कर ऑलरेडी पहले से इसमें है, वो बता दिया। और लास्ट वन में कावेरी, कावेरी नदी की भवानी, सिमसा, हेमवती। भवानी पहले से था, सिमसा और हेम, ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये सारी नदियां पूरी की पूरी दक्षिण भारत की हैं। जो सामान्य तौर पे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए, प्रश्न का विश्लेषण हो गया, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 66 नंबर का लिखा गया है, निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा जोड़ा सुमेलित है? तो मैग्नीज बेलाडीला बिल्कुल गलत है। बॉक्साइड लोहदरगा बिल्कुल सही है ये उत्तर। लोहा कोडरमा गलत है। और अभ्रक तालचेर ये भी गलत है। चलिए, इस प्रश्न की अगर व्याख्या अगर करते हैं तो बॉक्साइड लोहदरगा में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो सही इसका आंसर लोहदरगा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित किया गया है? तो अगर सुमेलन की बात करें तो मांडो की पाल फेलेस्पर, तलवाड़ा सीसा जस्ता, खेरवाड़ा एस्बेस्टस और ऋषभदेव अभ्रक। राजस्थान की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर एकाधिकार खनिजों की बात करते हैं तो एस्बेस्टस, राजस्थान में 90% पाया जाता है। अभ्रक, जिसको खनिजों का बीमार बच्चा कहा जाता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। खनिजों का बीमार बच्चा। और अगर इसकी बात करते हैं तो भीलवाड़ा जो है, खेरवाड़ा, ये मैग्नीज के तौर पे जाना जाता है। चूंकि आरपीसी के द्वारा इसमें ऑप्शन सही नहीं दिए गए थे, और मांडो की पाल फेलेस्पर, तलवाड़ा सीसा जस्ता, एस्बेस्टस मैग्नीज और ऋषभदेव अभ्रक के तौर पे भी जाना इसको जाता है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले से गुजरतेगा? देखिए, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिले में से, जो निम्नांकित जो दिए गए हैं उसमें से किस में से ये गुजर रहा है अथवा निकल रहा है? बात कर रहे हैं अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। अजमेर, चित्तौड़गढ़ और जो है में निकलता है। और ये शुरू कहां से होता है? तो पंजाब के मोगा डिस्ट्रिक्ट से हुआ और खत्म होता है ये बनासकांठा, गुजरात से। ये वाकई है क्या, इसके बारे में आपसे चर्चा करता हूं। 765 केवी वोल्ट का एक ये इलेक्ट्रिकल लाइन है, और ये ग्रीन एनर्जी इसमें प्रयुक्त की गई है और इस स्थान से ये निकलती है। लेकिन अगर राजस्थान के संदर्भ की बात करें, जो ये सामान्य सा मैंने एक जो जी आपको बताया है, और ये ऐसे जब निकलेगा तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे चित्तौड़गढ़ आ जाएगा, बीच में अजमेर आ रहा है और बॉर्डर एरिया पे आ गया बीकानेर। उसके बाद में सीधा ये पंजाब को चली जाएगी। तो प्रश्न का सही विकल्प है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले से गुजरेगा? तो वो जिले होंगे अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। बढ़ती हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है तथा सही उत्तर का चयन करते हुए कोटों को आपस में मिलाना है। तो बात कर रहे हैं पावागढ़, तातपानी, मुपंदल,
और काकरापार। इसमें अगर बात करें तो पावागढ़ सोर का है। सेकेंड वन तातपानी भूतापी है। पावागढ़ सोर का और तातपानी भूतापी है, मुपद्दल पवन का है। और बच गया लास्ट वन काकरापार। काकरापार परमाणु ऊर्जा अथवा आणविक ऊर्जा के रूप में ये जाना जाता है। एक बार प्रश्न को दोबारा सुने। प्रश्न के दौरान एक कूट से दूसरे कूट को आपस में मिलाना था और उसके सही उत्तर को आपस में सुमेलित करना था। पावागढ़ का संबंध सौर ऊर्जा से, तातपानी का भूतापीय से है, मुपद्दल का पवन से और काकरापार का परमाणु ऊर्जा से है। तो जब ये कूट की बात करते हैं तो सही आंसर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ए का टू यहाँ पे कोई दूसरा आपको लग भी नहीं रहा है। इसलिए एक प्रैक्टिस एग्जाम्स के अंदर और होती है कि अगर क्वेश्चंस के अंदर A2 आ गया, यहाँ पे A22 अगर डबल आ जाता तब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपको क्वेश्चंस में आगे किस तरफ बढ़ना है और क्वेश्चन को किस हिसाब से आप सोल्व करेंगे अपने माइंड के हिसाब से। तो अगर A में 2 आ गया तो आपके पास में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ऊपर वालों में कहीं पे भी 2 नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो A के बाद में 2, B का 3 आपको 2 ऑप्शन अगर सही आ रहे हैं तो आप भूतापीय के आसपास अगर आप पहुंच जाते हैं तो आप क्वेश्चन सही करने के पास आप पहुंच जाएंगे और आप 1 से 1.5 नंबर आप प्राप्त कर लेते हैं किसी भी एग्जाम में। तो जब आपकी मेरिट बनेगी तो वहां पे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करते हुए तथा सही उत्तर का चयन करते हुए नीचे दिए गए कूट को आपस में मिलाना है। ये सारी की सारी चोटियां, ये सारी चोटी भी हो सकती हैं, ये पठार भी हो सकते हैं, ये पहाड़ी भी हो सकती हैं, ये मैदान भी हो सकते हैं। इनका महाद्वीपों के साथ में इसको हमें मिलाना है। और मिलाने की बात करें तो सबसे पहले एकांगुआ का संबंध किससे है तो मैं आपको बता दूं। एकांगुआ का संबंध है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिणी अमेरिका में एकांगुआ पाया जाता है। उसके बाद में बी का 3 मेसेटा जो है वो यूरोप में है। सेरेंगेटी मैदान की बात हम कर रहे हैं तो ये हो जाएगा अफ्रीका। और लास्ट वन बच गया आपका गिब्सन डेजर्ट। सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते लेकिन गिब्सन डेजर्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़े, उसका अगर हम विश्लेषण कर ही रहे हैं तो एक बार मैं आपको दोबारा बता दूं। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली पहाड़ी और पठारी मैदान है। मेसेटा यूरोप में पाया जाता है। सेरेंगेटी मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं और गिब्सन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। तो लास्ट वन इसका ऑप्शंस हो गया है ए का 4। ये दोनों ही अब मैं आपको दोनों में बताने वाला हूं। ए का 4 अगर आप दोनों तरफ पहुंच गए हैं तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। तो आपके पास में 2 विकल्प अगर आपको आते हैं तो आप उस क्वेश्चन के सबसे लास्ट वाले हिस्से में पहुंच जाएंगे और वहां आप इसको चेक कर सकते हैं। बी का 3, ये बी का 3, यहाँ पे आप मेसेटा यूरोप के पास चले गए और आप अपने प्रश्न को हल करने की जो परसेंटेज है या जो संभावना है उसको आपने 80% के आसपास बुना लिया और आपका उत्तर हो गया 4। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस अनुक्रमणिका इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस होता क्या है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो है वो किसी भी देश की खुशहाली का प्रतीक होता है। किसी देश की खुशहाली, एक विकासशील देश होते हैं, एक होते हैं विकसित। दोनों देशों में क्या फर्क पाया जाता है। यहाँ पे शिक्षा, चिकित्सा, प्रति व्यक्ति आय और स्वच्छता, ये 4 प्रकार के इंडेक्स होते हैं जिसमें हम किसी देश की खुशहाली को आपस में आंक सकते हैं। और अगर बात करें खुशहाली की तो भारत का संदर्भ में अगर देखा जाए तो 12139 2021 के अगर बात कर
हम करते हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस के जो इंडेक्स है उसके अंदर भारत का स्थान 139वां था। और हर साल जो है इसका इंडेक्स बनता है और उस देश की रैंकिंग है उसको बताया जाता है कि आपके देश में कितना सुधार हुआ है। अगर 2023 के वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो भारत का स्थान था 126वां। भारत का स्थान 126वां था, जिसमें भारत ने लग रहा है कि उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए 139 से हम 126वें स्थान तक आ पहुंचे हैं। तो इसका आशय ये है कि हम लोग शिक्षा, चिकित्सा, प्रति व्यक्ति आय और स्वच्छता जितने जो मानक किसी एजेंसी के द्वारा जो बनाए गए हैं इसमें हम खरे उतर पा रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस की अगर बात कर रहे हैं तो विश्व खुशी दिवस, क्योंकि अगर खुशहाली का प्रतीक है तो खुशी दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाना चाहिए। और खुशी दिवस की बात हम कर रहे हैं तो इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 20 मार्च को हम हर एक साल खुशी दिवस भी मनाते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 2021 के अनुसार 139वां था। और 2023 की बात कर रहे हैं क्योंकि पेपर सोल हम अभी करवा रहे हैं जो अभी 2023 चल रहा है। और इस साल की अगर बात करने वाले हैं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है। और इसका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो दिवस मनाया जाता है वो 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 72 नंबर क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता। औद्योगिक उत्पादन के संदर्भ की अगर बात करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल करी जाती हैं। उसमें विद्युत किया जाता है, उसमें विनिर्माण किया जा सकता है, उसमें खनन किया जा सकता है। लेकिन अगर गैस और जलापूर्ति की बात करते हैं तो ये एस्पेक्ट जो है वो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर अथवा इसका ऑप्शन हो गया नंबर 1, गैस एवं जलापूर्ति दो ऐसे विषय हैं जो इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 2021 और 22 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना का व्यय का जो प्रतिशत है वो कितना है। सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर अगर विद्युत पे अगर व्यय किया जाता है तो सबसे ज्यादा राजस्थान में किया जाता है क्योंकि राजस्थान की सरकार संवेदनशील तरीके से लोगों को, आम जन को राहत पहुंचाने के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं चला रही है जिसमें आम जन कृषकों को बहुत सारी रियायतें अथवा सब्सिडीज दी जाती है, जिसके बदले काफी बजट का व्यय किया जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा अगर बजट का व्यय होता है तो बजट पर विद्युत का जो शुल्क है वो 14.32% का जो है इस पे किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 14.32%, जो कि राजस्थान का बजट 2021-22 के अंतर्गत बजट में विद्युत पर कुल व्यय का जो प्रस्तावित योजना का जो व्यय प्रतिशत है वो 14.32% है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 74, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। अगर इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम देखें तो बाजार मूल्यों पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो कौन सी है, जिसको जीएनपी कहते हैं। और एक होता है जीएनपी, एक होता है एनएनपी। ये तो है ग्रोस और ये है नेट। क्योंकि प्रश्न जो है नेट से पूछा गया कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कौन सा होता है, तो अगर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की बात करते हैं तो बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस विदेशी शुद्ध आय, ये इसका नहीं हो सकता। जबकि बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस हस्तांतरण भुगतान जो सरकार करती है वो भी नहीं हो सकता। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसमें से जब मूल्यह्रास को जब निकाल दिया जाता है वही शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बनता है, जिसको हम इंग्लिश की टर्म में एनएनपी कहते हैं और इकोनॉमिक्स में उस टर्म को बोला जाता है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, जो लास्ट में बचती है। बाजार मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद और उसमें से दिए जाने वाली सब्सिडी जो है वो देती है जब सरकार, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं की जाती है। 74 का जो प्रश्न है उसका जो उत्तर होगा, जो विकल्प होगा वो होगा बाजार मूल्यों पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास, ये इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न हमें कह रहा है निम्न में से कौन से बजट में भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। ये है 2019, विकल्प के तौर पे 2017-18 और 16-17 और 18-19। चलिए
आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले जब बजट रेल का जब किया जाता था, ये अंग्रेजों के समय किया जाता था। और हर साल जब बजट का जब घोषणा होती थी तो रेल बजट अलग से पेश किया जाता था, क्योंकि राजस्थान सॉरी अपना जो भारतवर्ष है उसके अंदर रेल नेटवर्क सबसे ज्यादा बड़ा है और अंग्रेजों के समय से ही ये चला आ रहा है। लेकिन 2018-19 का जब वित्तीय वर्ष आया, उस समय जो है रेल बजट को भी वार्षिक बजट के साथ ही जोड़ दिया गया। तो इसका जो उत्तर है वो हो गया नंबर 4। तो 4 के अंदर 17-18, हालांकि जो बात हुई थी कि 17-18 के आसपास होना है, लेकिन इसकी घोषणा 2016 में हो गई थी। लेकिन 17-18 का जो बजट आया, उस बजट के अंदर जो है इसको वार्षिक बजट में इसको शामिल कर दिया गया। तो ये है 75 का आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए ठीक है, इस योजना का नारा आपनी योजना अपना विकास है। चलिए ये भी देख लेते हैं। इस योजना में वित्त पोषण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच 60-40 के अनुपात में साझेदारी होती है। ये बिल्कुल सही है कि 60-40 केंद्र जो है वो 60 का योगदान देता है, जबकि 40% का योगदान राज्य सरकार देती है। इस योजना में विशेष ध्यान जनप्रतिनिधियों और कार्मिकों की क्षमता और संवर्धन पे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो अगर काम अगर ग्रास रूट लेवल पे होता है तो वो कौन कर सकते हैं? जनप्रतिनिधि और वहां के कार्मिक जो लगे होते हैं वही ग्रास रूट के ऊपर काम कर सकते हैं, और वही राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के संदर्भ में आता है। अगला ऑप्शन है पंचायती सशक्तिकरण अभियान का नाम ही बदल करके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात है। पहले इसका पंचायती सशक्तिकरण अभियान इसका नाम हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदल करके राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान कर दिया गया है। तो हम अगर उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि इस योजना का नारा अपनी योजना अपनो विकास है, ये बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए इस प्रश्न का जो विकल्प है, जो फर्स्ट है, इस योजना का नारा अपनी योजना अपना विकास नहीं है, क्योंकि आपके प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है। शेष तीनों कथन सही है, इसलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1, क्योंकि ये गलत है लेकिन पूछा आपसे गलत ही गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो 77 है। राष्ट्रीय कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है? अगर हम हिस्से की बात करते हैं, सामान्यतः ये देखा जाता है कि केंद्र सरकार वर्सेस राज्य सरकार। चूंकि केंद्र के पास में रेवेन्यू सोर्सेज ज्यादा होते हैं, जबकि लेस रिसोर्सेज होते हैं राजस्थान सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार के पास में, इसलिए सामान्यतः ये देखा जाता है कि अगर किसी भी हिस्से का अगर अपन आवंटन करते हैं या उसमें साझेदारी करते हैं तो 60% सामान्यतः स्टेट का 40 होता है और केंद्र का 60% होता है। चलिए इसी विषय में अगर आगे बढ़ते हैं तो राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन की अगर बात करते हैं तो वहां के 40% हिस्सा क्योंकि राजस्थान का पूछा गया है तो 40% होगा, और जो केंद्र सरकार का होगा वस्तुतः 60% होगा। ये सामान्यतः सभी स्कीमों के अंदर होता है, लेकिन ये कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि स्टैंडर्ड मानक हो, कभी कभी 50-50 भी हो सकता है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा स्पेसिफाई है कि अगर आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिखे और अगर आप आइडिया लगाना चाहते हैं तो आप 60-40 के हिस्से को करते हैं, तो आपकी जो परसेंटेज है किसी भी एग्जाम्स को में अगर वस्तुनिष्ठ अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहां पे इसकी संभावना बढ़ जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है? मुख्यमंत्री कार्यालय का कार्य अलग होता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। उद्योग जो निदेशालय है उसका भी नहीं हो सकता, और उसके बाद मानव संसाधन विकास ये भी नहीं है, एचआरडी मिनिस्टर ये भी नहीं हो सकता। आयोजन विभाग, आयोजना विभाग एक नोडल विभाग होता है, जितने भी जो सतत विकास के जो लक्ष्य है उनको हासिल करने वाला, वो उसकी जो नोडल एजेंसी है वो आयोजना विभाग ही है। सामान्यतः इसी को देखा जाता है, यही इस पे कार्य करती है। तो 78 का जो आंसर जो वस्तुनिष्ठ जो पूछे गए हैं उसमें आयोजना विभाग इसका आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है?
अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक मरु त्रिकोण एक एंगल बनाया है जिसमें 3 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें जैसलमेर है, इसमें जोधपुर है और इधर है बीकानेर। ये मरु त्रिकोण का भाग है ये, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट शामिल होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अभी विकल्पों की तरफ। जोधपुर हम देख पा रहे हैं, हम बीकानेर भी देख पा रहे हैं और हम जैसलमेर भी देख पा रहे हैं, लेकिन बाड़मेर नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा, जो वस्तुनिष्ठ का, वो हो जाएगा बाड़मेर। चलिए बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 80, निम्नलिखित में से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य जो योजना है, उसके क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी कौन है? इसमें हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, एक है। नंबर 2 पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, नंबर 2 नीति आयोग, थर्ड वन, और भारतीय बीमा व विनियामक एवं विकास प्राधिकरण। सवाल पूछा गया आयुष्मान भारत, तो जिसका सीधा सा मतलब होता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का इसमें कोई लेना देना किसी प्रकार का नहीं होता। नीति आयोग सिर्फ देश के सतत विकास लक्ष्यों के लिए जो है योजनाएं बनाता है, उनको क्रियान्वयन करने का काम जो करता है, क्योंकि पहले योजना आयोग हुआ करता था और अभी इसकी जगह पे नीति आयोग को बना दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। और एक है भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको हम इरडा के नाम से जाना जाता है, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो प्रश्न का जो परिप्रेक्ष्य है वो था कि स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी जो योजनाएं जो राजस्थान सरकार अथवा केंद्र सरकार के द्वारा लागू की जाती है, उनको क्रियान्वयन किया जाता है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा ही किया जाता है। तो 80 का जो प्रश्न था, उसका वस्तुनिष्ठ जो आंसर है वो होगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब हुई? इंदिरा गांधी के नाम पे ये हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं और उनके नाम से शक्ति निधि की शुरुआत राजस्थान में की गई है, और इसमें महिलाओं को आर्थिक मान्यता जो दिया जाता है वो भी दिया जाता है, क्योंकि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाने का इसमें प्रावधान किया गया है। इसकी शुरुआत होती है 18 दिसंबर 2019 को। बाकी सब जगह 18 दिसंबर ही है। तो ये याद रखने वाली बात है कि जब किसी भी योजना को हम लॉन्च करते हैं, राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, तो विशेषकर उसमें यह देखा जाता है कि योजना किस अमुक तिथि को शुरू हुई थी। तो उस तिथि का नाम है 18 दिसंबर 2019 को। उस दिन इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि की शुरुआत की गई थी। तो इसका आंसर हो गया विकल्प संख्या 1, 18 दिसंबर 2019। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पत्र की तरफ। अगला सवाल है 82 नंबर का। राजस्थान की परवन बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्न जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। हम देख पा रहे हैं कि परवन एक नदी है और ये हाड़ौती संभाग में है, और हाड़ौती के सामान्यतः 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़। अब हम देख पा रहे हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट मिल रहे हैं। टोंक हाड़ौती का भाग नहीं है, ये कट जाएगा। कोटा, बूंदी और झालावाड़, तो इसमें लिखा है मैंने कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसमें बूंदी को शामिल नहीं किया गया है। लास्ट वन है झालावाड़ और भीलवाड़ा। चूंकि हाड़ौती का जो संभाग है उसमें भीलवाड़ा शामिल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि झालावाड़ भी इसमें नहीं होगा, और इसका जो उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट, झालावाड़, बारा और कोटा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 83 नंबर पे। 16-9 के चित्र अभिमुखता अनुपात पिक्चर के एस्पेक्ट रेशियो के साथ में प्रदर्शन विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन
1080p को क्या कहते हैं? ये सामान्यतः साइंस का एक टॉपिक है और इस टॉपिक के अंदर कैमरे का प्रयोग करते हैं, मोबाइल डिस्प्ले। इसके अलावा अंधेरे में हम कोई चीज देखते हैं, इसके लिए 16:9 के अभिमुक्त अनुपात के अंदर 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स का जो कैमरा है उसका उपयोग इसमें किया जाता है, जो डिस्प्ले भी करता है और रेजोल्यूशन भी का भी कार्य करता है। तो इसका आंसर हो गया नंबर 2, जिसमें प्रश्न था कि अभिमुक्त अनुपात पिक्चर ऑफसेट रेशियो के साथ साथ में प्रदर्शन विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशंस के बारे में बात की गई थी, और 108p का जो रेशियो है उसका अर्थ क्या था उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, और इसका जो आंसर होगा वो होगा 83 का सेकेंड वन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजस्थान का राज्य पुष्प क्या है? राजस्थान का राज्य पुष्प हर किसी को पता है, नागकेसर हम कभी सुन भी नहीं पा रहे हैं, कचनार वगैरह, यह है रोहिड़ा। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है। टिकोमेला अंडुलेटा इसका वैज्ञानिक नाम है, और ये राजस्थान का रोहिड़ा, जिसको हम राजस्थान का सांगवान भी कहते हैं, एक वृक्ष होता है, और इसकी जो लकड़ी है वो काफी किफायती होती है, मजबूत होती है। सामान्यतः फर्नीचर के युग में अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, और इसी का जो राज्य पुष्प है उसको, रोहिड़े का जो राज्य पुष्प है उसको टिकोमेला अंडुलेटा कहा जाता है, और ये सांगवान का वृक्ष इसको सामान्य तौर पे कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो गया नंबर 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है MOEMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम्स, ये इसका फुल फॉर्म है। तो अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर आपने कहीं पे काम करा है, उसके बारे में आपने शिक्षा अगर अर्जित करी है, तो आपको पता होगा कि इसका जो पूर्ण रूप है या उसका फुल फॉर्म है जो है वो माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम के नाम से इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो गया नंबर 2 MOEMS। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है दुर्दम मैलिग्नेंट मलेरिया होता है, ये होता है पासपोडियम विकसित से, पासपोडियम ओवेल से, पासपोडियम मलेरिया से, और पासपोडियम फेलेसपेरम। तो इसका आंसर होगा पासपोडियम फेल्सीपेरम से, क्योंकि आपको पता है कि मादा एनफ्लिस एक मच्छर होती है जो इसको क्लोस्ट्रिडियम फेल्सियम को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कैरी करने का कार्य करती है। तो इसको कैरी करने का कार्य करती है, कैरी आउट करती है, और यहीं से मलेरिया आपके होता है। ये किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर ये इसको काटती है तो ये जो प्लास्मोडियम फेल्सीपेरम है इसके अंदर चला जाता है, और व्यक्ति बीमार होकर के उसको मलेरिया हो जाता है। ये इसका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जापानी इन्फ्लुएंजा का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है? तो संक्रमित करता है सबसे पहले मस्तिष्क को, और मस्तिष्क की सारी जो जितनी भी प्रकार की जो इसके जो फंक्शंस हैं इनको वो ब्लॉक कर देता है, और उसके बाद में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। तो ये इसका आंसर है कि जापानी इन्फ्लुएंजा का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से में संक्रमित करता है? तो इसका आंसर हो गया मस्तिष्क। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी मुख्यतः है, तो ये है मीथेन में सबसे ज्यादा। अगर इसको सीएनजी कंप्रेस्ड, एन का मतलब नेचुरल, और ये गैस, तो ये होगी मीथेन। एथेन नहीं हो सकती, प्रोपेन नहीं हो सकती, और ब्यूटेन भी नहीं हो सकती। ये एक टेक्निकल टर्म है। तो अगर सीएनजी के बारे में अगर बात करते हैं
तो हमें मीथेन के साथ में जाना पड़ेगा, जो सीएनजी के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कड़कनाथ एक किस्म है। हम बात करें तो ये सांड की नहीं हो सकती, राजस्थान के वासी यहाँ पे नागौरी सांड होते हैं। उसके बाद में अलग प्रकार की इसकी नस्लें होती हैं, तो ये भी नहीं है। बकरे की नस्ल भी नहीं है, तो ये भी गलत है। भैंसे की नस्ल है, ये भी नहीं है। ये नस्ल है मुर्गे की, और ये एमपी के अंदर सबसे ज्यादा ये पाया जाता है। और बताया ये जाता है कि कड़कनाथ मुर्गे का जो मीट होता है या जो चिकन होता है वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट अथवा वो हेल्दी हो जाता है। और इसको जीआई टैग भी इसको मिला हुआ है एमपी सरकार की तरफ से। या एमपी सरकार तो नहीं कहते, ये तो जियोग्राफिकल इंडेक्स है जो किसी एजेंसी के द्वारा दिए जाते हैं, और उसमें जीआई टैग मिला हुआ है। और ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश का भी इस पे अधिकार है। तो प्रश्न संख्या 89 का आंसर कड़कनाथ एक किस्म थी, वो मुर्गे की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? पिछले दशक की अगर बात करें तो 1.8 फ़ारेनहाइट तापमान की वृद्धि हुई है। क्योंकि हम पर्यावरण के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके बाद में हर बार कहा जाता है कि पर्यावरण के अंदर हर साल जो है वो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। उसका कारण ओजोन भी हो सकता है, पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है, अन्य कारक भी हो सकते हैं। और कार्बन उत्सर्जन के तौर पे देखा जाए तो विश्व के जो विकसित देश हैं वो सबसे ज्यादा कार्बन को निकालते हैं। और कब सबसे ज्यादा कार्बन जो है वो फैला, विकसित देशों के द्वारा जाया जाता है। और इसके लिए बहुत सारे समिट भी किए जाते हैं, और उनको ये बाध्य करने की कोशिश करी जाती है कि विकसित देश अगर इसको कम करेंगे तभी पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर पिछली सदी की हम बात कर रहे हैं और इसी का सवाल पूछा गया आपसे, तो वो होगा 1.8 फ़ारेनहाइट, जो पिछली सदी का जो वास्तविक तापमान जो था उसमें इतनी वृद्धि दर जो है वो अनुमानित तौर पे इसको मानी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये जो सेंटर है वो सेंटर है जोधपुर में। अजमेर में नहीं है, झालावाड़ में नहीं है, जयपुर में भी नहीं है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य का रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर जोधपुर में स्थित है। तो इसका आंसर नंबर 3 हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वांटम डॉट क्या है? क्वांटम डॉट क्या है? क्वांटम डॉट क्या है? 1 नैनोमीटर में छोटी नैनो सुनाव का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म प्रतिबिंब। नंबर 2 पे रेडियो एंटीना का नैनो स्केल अनुरूप। थर्ड वन है कल्पित नैनो रोबोट, और एक है अर्धचालक नैनो संरचना। इसका आंसर है 4, अर्धचालक नैनो संरचना। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे अंशों से इतनी एक अच्छी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है जो सबसे ज्यादा विज्ञानों के द्वारा जो है मनुष्य के लिए यूजफुल हो सकती है। और वातावरण के हिसाब से देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा वातावरण के अनुसार या उसके अनुकूल भी इसको कहा जा सकता है। तो इसमें डीआरडीओ के द्वारा सबसे ज्यादा नैनो जो टेक्नोलॉजी उस पर काम किया गया है। और सबसे ज्यादा उपकरण या कभी कभी जो खराब वस्तुएं हैं उनको ज्यादा समय तक रखा जाने के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसमें नैनो टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा एक अच्छा प्रयोग कर रही है, और वो आमजन के लिए सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हो रही है। तो इसका आंसर हो सकता है अर्धचालक नैनो संरचना। क्वांटम डॉट क्या है? तो अर्धचालक नैनो संरचना जो है वो क्वांटम डॉट के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। हम सामान्य तौर पे देखते हैं जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है और उसके ऊपर जब डॉक्टर के पास हम लोग सब जाते हैं तो अपने कान में, और एक आपके पास में स्टेथोस्कोप होता है जो आपकी छाती या आपकी पीठ की तरफ लगा करके देखता है कि आपके जो है हृदय की धड़कन और आपकी और कौन कौन सी वेव्स काम कर रही हैं और किस हिसाब से काम कर रही हैं, कम और ज्यादा। इसको नापने का जो यंत्र होता है इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। और ये किस हिसाब से होता है, इसमें कौन कौन से जो है होते हैं, तो ध्वनि के बहुवितरण द्वारा, और नंबर 2 पे ध्वनि के बहुप्रवर्तन द्वारा, नंबर 3 ध्वनि के ध्रुवण द्वारा, और नंबर 4 है ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा।
तो इसमें हम ये देख पा रहे हैं ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा स्टेथोस्कोप जो है उसमें से वापस वेव्स आती हैं, और वेव जब कानों में पड़ती हैं तब तो डॉक्टर को पता लगता है कि उस जो अमुक जो रोगी उसके पास आया था उसमें कौन सी बीमारी है, या उसका जो हृदय या उसकी जो हेल्थ या उसके जो फेफड़े वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये ध्वनि के बहुपरावर्तन के द्वारा ही वो चेक कर पाता है। ये स्टेथोस्कोप की टर्मोलॉजी है। इसका आंसर हो गया सेकंड, जो क्वेश्चन 93 था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्न में से किस एक जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है? ओके, हम बात कर रहे हैं तो वैसे अगर देखा जाए तो ये सारे जिले ही कम में ही आते हैं, लेकिन अगर बात करें कि इनमें से भी कौन कम है तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख नाम लिया जाएगा जोधपुर भी है, उसके बाद में हनुमानगढ़ भी है, चूरू भी है और नागौर भी है। ये कम वन घनत्व वाले क्षेत्र हैं अथवा जिले हैं, जिसमें आपका जो प्रश्न था 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र न्यूनतम है, वो जोधपुर में है। तो इस सवाल का आंसर हो गया विकल्प संख्या 2, और ये 94 प्रश्न था। 2019 की जिले की जंगल क्षेत्र पर न्यूनतम की घनत्व के बारे में बात कर रहे थे। बढ़ते हैं आगे प्रश्न की तरफ। माता गर्भस्थ शिशु आरएच रक्त प्रकार विसंगति की समस्या अगर किसी को उत्पन्न हो रही है, यदि माता क्या है ये चेक करते हैं, तथा उसका गर्भस्थ शिशु क्या है उसके बारे में चेक करते हैं, तो क्या है, तो उसमें ये कह सकते हैं आरएच हीन है, ये आरएच हीन हो गई है, और ये आरएच सहित हो गया है। तब जाकर के शिशु के अंदर इस प्रकार की जो है वो कमी देखी जा सकती है कि आरएच का अगर रक्त प्रकार की अगर विसंगति होती है तो इस प्रकार का उसमें कारक पाया जाता है, तभी इस प्रकार की बीमारी या समस्या जब आपके सामने आती है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, और इसका आंसर होगा वो होगा सेकंड विकल्प। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ट्राइसोमी 21 को किस नाम से जाना जाता है? इसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। एडवर्स सिंड्रोम नहीं है, इवान सिंड्रोम नहीं है, ग्रे बेबी सिंड्रोम नहीं है, इसको डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है, ट्राइसोमी के नाम से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में सौर वेधशाला 2 जगह पे है, जिसमें उदयपुर भी हो सकता है और इसमें जयपुर भी हो सकता है, ये दोनों ही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य है। रक्षा एवं अनुसंधान विकास संगठन, जिसको डीआरडीओ कहा जाता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका आंसर बलस्य मूलम विज्ञानम, बल के द्वारा ही विज्ञान को हासिल किया जा सकता है। यह विज्ञान एक ऐसी चीज है जो आपके अंदर पहले भुजाओं में ताकत होती थी जब योद्धाओं के अंदर, और अब इस जमाने में हम देखें तो उसमें अगर आपके पास में विज्ञान की शक्ति है तो आप ये समझे कि आपकी भुजाओं के अंदर उतनी ही ताकत आ गई। अर्थात अगर आप टेक्नोलॉजी से युक्त हैं, कोई भी देश अगर नैनो टेक्नोलॉजी से प्रौद्योगिकी या संचार या कम्युनिकेशंस या आप स्पेस की टेक्नोलॉजी या आप डिफेंस की टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा उन्नत तरीके से अगर कार्य कर पा रहे हैं तो आपके पास में सबसे ज्यादा ताकत हो सकती है। और बलस्य मूलम विज्ञानम इसका आदर्श वाक्य है, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन का ये आदर्श वाक्य है। ये सारे के सारे प्रश्न हमने तरतीबवार आप लोगों के साथ में हमने इनको सॉल्यूशन इसका दिया, और सब लोगों ने इसको आराम से पढ़ा और ध्यानपूर्वक देखा कि आरपीसी के द्वारा कंडक्ट एग्जाम्स कराए जाते हैं। 2021 के संदर्भ की बात करें तो 2021 में जो एग्जाम्स हुआ था उसमें पूरा प्रश्न पत्र जो आपके समक्ष पेश हुआ, और इसमें कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, कौन कौन से ऑप्शंस को आप कैसे कट करते हैं, कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है। और टैक्टिक्स की बात करें तो अगर 4 ऑप्शंस में से आप पहले 2 के पास पहुंचते हैं और 2 में से 1, और कभी कभी ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पे आपको डाउटफुल स्थिति में रहते हैं कि ये हो सकता है अथवा ये हो सकता है,
उस समय इस टेक्निक का इस्तेमाल करके हम ये देख सकते हैं कि ये सवाल के अंदर 4 विकल्प दिए हैं, तो हम कौन-सा सवाल जो विकल्प है इसको सही से चुनें, और आपका एक प्रश्न अगर सही हो जाता है, तो वाक़ई आप उस परीक्षा को पास करने में सफल हो जाते हैं। चलिए, इसी श्रृंखला के अंदर 2021 के अंदर जो प्रश्न पत्र आया था, उसको तुलनात्मक रूप से उसका अध्ययन किया, उसको सॉल्यूशन करा और उसके बाद आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया। और मैं आशा करता हूँ कि 2023 की आने वाली जो वैकेंसीज़ अभी आ रही हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर आप अच्छी तरीके से उस पेपर को हैंडल कर पाएँगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के, और आप मेंस मेंस जो एग्ज़ाम्स होगा, उसमें आप क्वालीफ़ाई हो पाएँगे। आपने ध्यानपूर्वक हमें सुना, उसके लिए बहुत-बहुत आपका साधुवाद और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।